Hello student, welcome again in SGPS online classes. लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है और जनरल एंट्रीज वो समझी थी। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और इसके साथ ही कुछ दूसरे थ्योरी पार्ट्स हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। When shares are issued at a price higher than face value, it is said issue of share at premium. It is so simple. When we issue share excess than its face value, it is known as issued at premium. जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये का शेयर है, उसको हमने 14 रुपये में इशू किया, तो 4 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो प्रीमियम कहलाएगा। और ये जो शेयर हमने इशू किया 10 का 14 में, ये कहलाएगा ये शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम ऑन शेयर में बी कलेक्टेड आइदर विद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। प्रीमियम जो है कहीं भी लिया जा सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी या अलॉटमेंट पे या कॉल पे। बट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम्ड दैट प्रीमियम इज कलेक्टेड विथ द अलॉटमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रीमियम इज कलेक्टेड विथ अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम प्रीमियम को जो है वो अलॉटमेंट के साथ जो है वो मानेंगे। अब उसके बाद हम समझते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम is a capital profit of a company and it is shown as a security premium reserve under the head of shareholder fund and sub-head reserve and surplus in the equities and liabilities part of the balance sheet. बैलेंस शीट में जब हम अगर सिक्योरिटी प्रीमियम शो करेंगे तो उसको रिजर्व सरप्लस हेड में दिखाया जाएगा। मेन हेड इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज जो साइड है उसमें आपको शेयर होल्डर फंड के सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में उसको शो करना है। अब हम समझते हैं इसके यूज। जैसा कि हमने समझा अभी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो इसके जो यूज हैं वो स्पेसिफिक हैं। और जो कंपनी एक्ट 2013 की जो सेक्शन है 52(1) और 52(2) उसमें इसके यूजेस जो हैं वो समझाए गए हैं। इसके अलावा इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, तो हम इसको समझने जा रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(1) of the Company Act 2013, the amount of premium received on issue of securities shall be credited to security premium account as per section 52 of the Companies Act. The amount of security premium may be used for the following purpose. जो सेक्शन 52(2) है उसके अकॉर्डिंग ये इसके 4 यूज हैं, उसी में हम इसको यूज कर सकते हैं। सॉरी 5 यूजेस हैं और इसके अलावा जो है वो प्रीमियम यूज नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पर्पस है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू मेंबर ऑफ द कंपनी। जो मेंबर ऑफ द कंपनीज हैं उनको फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने में इसका यूज किया जा सकता है। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंपनी बनने से पहले, यानी कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आने के पहले या अस्तित्व में आने से पहले जो खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है उससे पहले बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनको राइट ऑफ करने में भी इसका यूज किया जा सकता है। थर्ड, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस of or commission paid on issue of share, डिवेंचर, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑफ कंपनी। कंपनी को जो डिस्काउंट और ये इशू
जो इशू करने पे जो डिस्काउंट देते हैं, इसके अलावा जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ करने में इसका यूज़ किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब हम आगे समझते हैं इसका फोर्थ यूज, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं और जो डिबेंचर का रिडेम्पशन होता है उस पर जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसको प्रोवाइड करने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो फिफ्थ यूज़ है, फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, जब कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती है उसको बायबैक ऑफ शेयर बोलते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये यूज़ हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब हम आगे दूसरा थ्योरी पार्ट समझने जा रहे हैं, वो है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अगर कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो मान लो आपके, जैसे किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर 10 रुपीज़ के इशू किए, तो 1 लाख शेयर की ही एप्लीकेशन आ जाती है, तो ये कहलाता है फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हो सकता है कि कंपनी ऑफर 1 लाख शेयर एंड ऑल शेयर वर अप्लाइड एंड सब्सक्राइब्ड, लेकिन प्रैक्टिकली जो है जब शेयर इशू किए जाते हैं तो उसमें उस नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए गए हैं उनसे ज़्यादा की एप्लीकेशन भी आ सकती है या कम की भी, यानी कि जितने ऑफर किए हैं कंपनी ने उससे ज़्यादा अप्लाई किए जा सकते हैं या कम भी किए जा सकते हैं। तो जब अगर कम अप्लाई होते हैं तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं और ज़्यादा अप्लाई होते हैं तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इस अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन को हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। When a company receives less application than the number of share offered, it is called less or under subscription. In the case of considering the provision of section 39(1) regarding minimum subscription allotment of the share is made equal to number of share applied by all the applicant. तो इस केस में क्या होता है, जब कंपनी जितना ऑफर कर रही है उससे कम की एप्लीकेशन आई है तो उस केस को हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोलते हैं। और इसमें जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो हमने पहले समझा था पिछले वीडियो में, वहाँ तक तो एप्लीकेशन आनी ही चाहिए तो ही कंपनी उसको अलाउड करेगी। और इसमें जितने अप्लाई किए हैं उनको पूरे पूरे अलाउड कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना ऑफर किया है कंपनी उतने अलाउड कर सकती है और उससे कम की एप्लीकेशन आई है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, तो ये इशू किए जा सकते हैं। अब है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जितना ऑफर किया उससे कंपनी ज़्यादा अलाउड नहीं कर सकती और एप्लीकेशन एक्चुअल में ज़्यादा आ जाती है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। तो उसको हम समझते हैं, शेयर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मोर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर द इशू, यानी कि जितने ऑफर किए गए हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई है तो ये कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। नो कंपनी कैन अलॉट मोर शेयर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर द इशू, और जितने ऑफर किए हैं उससे ज़्यादा कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। अ कंपनी एंड अलॉट शेयर बाय एनी 3 अल्टरनेटिव इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में ये 3 अल्टरनेटिव अवेलेबल है कंपनी के पास, क्योंकि जितने ऑफर किए हैं उससे ज़्यादा तो कंपनी अलॉट कर नहीं सकती। तो ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन, सम ऑफ द एप्लीकेंट में बी अलॉटेड शेयर इन फुल ऑफ द एप्लीकेंट टू whom शेयर वर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। अब इसमें क्या होता है, जितने शेयर अप्लाई हुए हैं उसमें से कंपनी के पास जितने अवेलेबल हैं वो तो कंपनी अलॉट कर देती है, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उनका पैसा वापस रिफंड कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है उनको। जैसे 10,000 कंपनी ने ऑफर किए, एप्लीकेशन आ गई मान लो 12,000 की, तो 10,000 को 10,000 अलॉट करके 2,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनको रिफंड कर दिया जाएगा पैसा। एक ऑप्शन ये है। तो अब दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास, ऑल एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस, सारे के सारे एप्लीकेंट को हम शेयर अलॉट करते हैं लेकिन प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा बेसिस का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली जैसे मान लो 2 शेयर अप्लाई किए हैं किसी ने, और कंपनी अगर उसको प्रोपोर्शनेटली एक जैसे कंपनी की एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा आई है, तो फॉर एग्जांपल हम देखें तो एक कंपनी ने मान लो 10,000 शेयर ऑफर किए पब्लिक को और एप्लीकेशन आ गई 20,000 शेयर के लिए, तो अब प्रोपोर्शनेटली
जो पहला ऑप्शन था उसमें तो क्या था, 10,000 को 10,000 अलॉट कर दो और बाकी के 10,000 को उनका पैसा रिफंड कर दो। लेकिन दूसरा जो प्रो राटा है, ये जो हम समझने जा रहे हैं अभी सेकंड वाला ऑप्शन, इसमें कंपनी क्या है, प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट करती है। जैसे मान लो 10,000 ऑफर किए और एप्लीकेशन 20,000 शेयर की आ गई है, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, प्रो राटा बेस पे, यानी कि 20,000 को 10,000, तो रेशियो हो गया 2:1। तो जिसने 2 शेयर मांगे उसको 1 शेयर दिया जाएगा, यानी कि जो जितने मांग रहा है उसके आधे शेयर उसको दिए जा रहे हैं। तो ये कहलाता है प्रोपोर्शनेटली या प्रो राटा अलॉटमेंट। तो सेकंड ऑप्शन है प्रो राटा बेसिस पे, यानी कि किसी को रिजेक्ट नहीं कर रही है और जितने शेयर हैं वो प्रोपोर्शनेटली अलॉट किए जा रहे हैं। जैसे और दूसरा एग्जांपल देखें, मान लो एप्लीकेशन जो है वो हमने ऑफर किए 10,000 और एप्लीकेशन आ गई मान लो 30,000 की, तो कंपनी 30,000 को 10,000 देगी, यानी कि जिसने 3 मांगे उसको 1 शेयर दिया जाएगा। तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो दोनों का मिक्स है, फर्स्ट और सेकेंड का। Some applicant are allotted in full and some applicant are allotted on pro rata basis। कुछ को तो फुल दे दिया जाए और कुछ को प्रो राटा बेस पे दे दिया जाए। तो ये ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। अब हम इसको और समझते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट को प्रोपोर्शनेटली कैसे किया जाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल भी समझा ही था, उसको और समझते हैं। Pro rata allotment means the ratio of total number of share allotted to the class of applicant to the total number of share applied for by the class of applicant। यानी कि पर्टिकुलर एक एप्लीकेंट जो है उसको जितने उसने ऑफर किए उसके बदले में कंपनी पर्टिकुलर शेयर अलॉट कर रही है, तो उसका जो प्रोपोर्शनेट है वो कहलाता है प्रो राटा। फॉर एग्जांपल, R Limited invite application for 10,000 share and total application receive for 15,000 share। ऑफर किए 10,000 और एप्लीकेशन 15,000 की आ गई, तो इट इज डिसाइडेड टू शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग ऑल एप्लीकेंट, यानी कि सारे के सारे के बीच में शेयर दिए जा रहे हैं और प्रोराटा बेसिस पे दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 को 10 दिए जा रहे हैं, यानी कि रेशियो हो गया 15,000:10 या 3:2 का रेशियो, यानी कि जिसने 3 शेयर मांगे हैं, अप्लाई किए हैं, उसको 2 अलॉट किए जाएंगे। तो ये होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब हम बात करते हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट पे क्या है कि एप्लीकेशन मनी जो है वो एक्स्ट्रा आ जाती है, क्योंकि अप्लाइड ज़्यादा किए हैं तो एप्लीकेशन मनी ज़्यादा रिसीव हो गई, लेकिन उनको शेयर कम दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है सरप्लस एप्लीकेशन मनी की, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उसका क्या किया जाए। तो उस ऑप्शन के लिए हम इसको समझने जा रहे हैं। In the case of pro rata allotment, excess application money received along with application may be utilized by listed company after getting permission of recognized stock exchange for adjustment of allotment and call money due। यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो एक लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेके उस एक्स्ट्रा पैसे को जो है वो अलॉटमेंट और कॉल मनी जो ड्यू है उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको आगे अलॉटमेंट और कॉल मनी पे एडजस्ट किया जा सकता है। और अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी में यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवार्ड्स एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। If it is not clear in question, excess application money utilized in adjustment of allotment due and surplus money should be refunded to shareholder। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो है इसमें लिस्टेड कंपनी को तो परमिशन लेनी होती है और अनलिस्टेड कंपनी जो है वो बिना परमिशन के भी एडजस्ट कर सकती है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट की जाएगी और बाकी का जो सरप्लस पैसा है अगर और बच जाता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी तो उसको रिफंड किया जाएगा। तो ये हमने समझा ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा अलॉटमेंट और सरप्लस एक्सेस मनी का यूज। अब हम समझने जा रहे हैं इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। जैसा कि पहले भी हमने जब एंट्रीज समझी थी इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर जो हम कर सकते हैं वो एट पार यानी कि जैसे फेस वैल्यू पे जो इशू किया जाता है वो कहलाता है इशूड एट पार। जैसे 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर 10 रुपये में ही ऑफर किया जाता है पब्लिक को, तो ये कहलाता है इशूड एट पार। दूसरा समझा था इशूड एट प्रीमियम, यानी कि जैसे 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में ऑफर कर रहे हैं तो ये हुआ इशूड एट प्रीमियम। तीसरा ऑप्शन होता है डिस्काउंट पे, लेकिन डिस्काउंट पे जो है वो शेयर अलॉट कंपनी नहीं कर सकती है,
जो अपना नया एक्ट है कंपनी एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग। तो पहले जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते थे, लेकिन अब डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते। लेकिन इसका जो एक एक्सेप्शन हमने समझा था जब हमने इशू ऑफ शेयर वाला टॉपिक समझा था, तो उसमें ओनली स्वेट इक्विटी शेयर कैन इशूड एट डिस्काउंट। तो उन्हीं स्वेट इक्विटी शेयर को हम समझने जा रहे हैं। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट का मतलब होता है पसीना, यानी कि पसीना आता है मेहनत करने से। तो जब भी कोई एफर्ट किए जाते हैं तो एफर्ट कंपनी में करते हैं उसके प्रमोटर, कंपनी को बनाने के लिए जितने भी एफर्ट करने हैं वो करते हैं प्रमोटर्स जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में उनके माइंड में व्यू आता है कंपनी को बनाने का, वो प्रमोटर करते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या है उसको हम समझने जा रहे हैं। सेक्शन 288 जो है कंपनी एक्ट की 2013 की, उसमें डिफाइन किया गया है स्वेट इक्विटी शेयर, विच मीन्स सच इक्विटी शेयर are issued by a company to its director or employee at discount or consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। यानी कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको ये इशू किए जाते हैं जिन्होंने कंपनी को कोई टेक्निकल नो हाउ यानी कि कोई टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफर किया हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई आइडिया, कोई रेसिपी या कुछ भी जो इस नेचर की प्रॉपर्टी है, या कोई वैल्यू एडिशन यानी कि उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज किया है, उसके बदले में डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अब सेक्शन जो 54 है कंपनी एक्ट की, उसमें वो कंडीशन प्रोवाइड करती है जिस कंडीशन में एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। शेयर ऑफ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। इस क्लास के जो शेयर हैं, ये जो कंडीशन है वो फुलफिल करने के बाद ही इशू किए जा सकते हैं। फर्स्ट, द इशू ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। एक स्पेशल ऑर्डिनेंस या रिजोल्यूशन पास किया जाता है कंपनी के, एक जिसको प्रस्ताव बोलते हैं हिंदी में, वो पास करके ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। The resolution specifies the number of share, the current market price, consideration if any, the class of classes, director, employees to whom equity share were issued। जिनको issued किए जाएंगे उनका स्पेसिफिकेशन इस रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई होता है, साथ में नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए जाएंगे और उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या है वो भी इसमें शो की जा सकती है। नॉट लेस देन 1 ईयर डेट ऑफ सच इशू since the date of which the company had compared business। यानी कि कंपनी जो बिजनेस कमेंस करती है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का जो सर्टिफिकेट मिलता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, उसके 1 साल से कम टाइम में कंपनी ऐसे शेयर इशू नहीं कर सकेगी। यानी कि कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के सर्टिफिकेट मिले हुए कम से कम 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही इस टाइप के शेयर जो है कंपनी इशू कर सकती है। व्हेन द इक्विटी शेयर आर कंपनी लिस्टेड और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन मेड बाय सेबी। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसको सेबी की गाइडलाइन जो है वो फॉलो करके ही स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो इश्यू करने हैं। तो ये समझे हमने स्वेट इक्विटी शेयर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो हाउ और वैल्यू एडिशन के बदले उनके एम्प्लॉयज, डायरेक्टर को इशू किए जा सकते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं राइट शेयर। समटाइम अ कंपनी में डिजायर टू expand its activity or maybe stand need to more financial resources. In such situation, company may issue a part of whole of its unissued share capital and can manage financial resources required। जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत होती है, और कंपनी उसके लिए अपने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं उन्हीं को ऑफर करती है, तो उसको राइट इशू या राइट शेयर बोला जाता है।
तो इसमें कंपनी एक्ट की जो सेक्शन 62 है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं, where any time a company having a special capital process increase subscribed capital by the issue of further share, such share be offered to person who at the date of offer holder of equity share of the company in portion to be paid up share capital on those share, sending a letter offer to subject the following condition। यानी कि जो कंपनी का पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसी को ये शेयर ऑफर किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को ये ऑफर किए जाते हैं। और उनका जो राइट है, उन पहला राइट होता है उनको शेयर परचेस करने का, और वो अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करें तो कंपनी जो उनके शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में जनरल पब्लिक को जो वापस ऑफर कर सकती है। तो इसमें ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, वो कंडीशन हम समझते हैं एक एक। तो सबसे पहली कंडीशन है, द ऑफर शेल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड एंड लिमिटिंग द टाइम नोट बीइंग लेस देन 15 days एंड नोट एक्सिस देन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ ऑफर विद इन which the offer, if not accepted, shall be deemed to have been declined। कंपनी जो है सबसे पहले स्पेशल नोटिस जो है वो ऑफर करेगी, और साथ में कितने नंबर ऑफ शेयर पे कितने इशू किए जाएंगे। जैसे मान लो किसी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर है और उसको 50 शेयर का राइट और दिया गया है कि वो 50 शेयर और खरीद सकता है या उससे ज़्यादा, तो कुल मिला के नंबर ऑफ शेयर कितनी होल्डिंग है उनके पास कितने शेयर हैं, उस पर प्रोपोर्शनेटली कितने शेयर ऑफर किए हैं ये डिटेल देनी है। और साथ के साथ जो इनको ऑफर दिया है उसके 15 से 30 दिन, यानी कि जो 15 कम से कम 15 डेज का टाइम देना है उनको और मैक्सिमम 30 डेज का। तो 15 से 30 दिन के बीच बीच में जो भी टाइम दिया है कंपनी ने, 30 दिन से ज़्यादा का नहीं दे सकती, उसके अंदर उनको एक्सेप्ट करना होता है। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्टेड माने जाएंगे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर वो अप्लाई नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि उनको ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं है। अब इसमें हम सेकंड सकते हैं, अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी otherwise provide the offer aforesaid shall be deemed to include a next exercise by the person concerned on renounce the share offered to him any of them favor of any person and notice referred to clause in first sale statement of this right। अब इसमें सेकंड जो प्रोविजन है उसमें ये समझाया गया है कि इसमें ये समझाया गया है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर मान लो कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें अगर कोई इसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं हो या कोई इसके अगेंस्ट प्रोविज़न नहीं हो, तो जो भी उसको ऑफर किए गए हैं उस पर्सन को जितने शेयर, वो चाहे तो अपने इस राइट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, अगर ऐसा इसके अगेंस्ट प्रोविज़न न हो तो। और जो फर्स्ट में जो ऑफर दिया है उसका डिटेल उसमें होना चाहिए। तो कुल मिला के सेकेंड जो इसका प्रोविज़न है वो ये बोलता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके अगेंस्ट कोई प्रोविज़न नहीं है तो वो चाहे तो किसी दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिसको ऑफर किए गए राइट शेयर, वो चाहे तो अपने इस राइट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसका है थर्ड प्रोविज़न। जो थर्ड प्रोविज़न ये बोलता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस टाइम स्पेसिफाई इन द नोटिस aforesaid or on the receipts of earlier information from the person to whom such notice is given that he declines to accept the share offered, the board of director may dispose of them in such manner which is not disadvantage of the shareholder of the company। यानी कि थर्ड ऑप्शन में ये प्रोविज़न है कि कंपनी चाहे तो ऊपर जो ऑफर दिया गया है अगर वो विद इन पीरियड में जवाब नहीं देता है, शेयर अप्लाई नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने वो रिजेक्ट कर दिया है
डिक्लाइन कर दिया, यानी कि वो नहीं लेना चाहता एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और अगर डायरेक्ट उसने इंफॉर्मेशन दे दी है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो भी वो डिक्लाइन माना जाएगा, यानी कि उसको रिजेक्ट माना जाएगा। विद इन टाइम पीरियड अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो भी उसको डिक्लाइन माना जाएगा, और अगर वो खुद इंफॉर्मेशन दे दे डिक्लाइन की कि वो नहीं खरीदना चाहता तो भी तो इस केस में कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो इस राइट शेयर को परचेज नहीं करना चाहता, तो कंपनी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में इसको जनरल पब्लिक को जो है या किसी दूसरे पर्सन को जो है वो शेयर ये ऑफर कर सकती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर है उनकी कोई अलग से स्पेसिफाई एंट्री नहीं है। इसके लिए जनरल एंट्री वही है जो हमने पहले समझी थी ऑर्डिनरी शेयर के लिए। जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ राइट शेयर पास इन द सेम वे इन द केस ऑफ इनिशियल केस ऑफ शेयर, यानी कि जो पहले इक्विटी शेयर जो हमने करे थे उसी फॉर्म में इसको भी जनरल एंट्री में लिया जाता है। तो ये थे राइट शेयर। अब हम आगे समझने जा रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ESOP। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान means a scheme under which the company grant option to its director, officer, employees to apply for share of the company at a price lower than market price। जो कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है, फेस वैल्यू से वो अलग होती है, तो जो कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को या ऑफिसर को ये शेयर ऑफर किए जाते हैं। और ये ऑफर करने के पीछे होता है कि जो कंपनी से जुड़े हुए हैं एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर और डायरेक्टर, ताकि उनको कंपनी में अटैचमेंट की एक फीलिंग आए, अटैचमेंट की एक स्पिरिट डेवलप करने के लिए ये शेयर इशू किए जाते हैं। तो इसको हम समझते हैं द पर्पस ऑफ ऑफरिंग शेयर टू एम्प्लॉयज, डायरेक्टर, ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू इंस्पायर देयर potential and sense of belongingness। Share issued under this plan can be sold by connection person open market within period of 1 year from the date of allotment। और इस टाइप के शेयर जो इस प्लान के अंडर ऑफर किए गए, उनको 1 साल तक वो एम्प्लॉय, ऑफिसर या डायरेक्टर जो है वो बेच नहीं सकता। अलॉटमेंट के 1 साल के अंदर अंदर वो उनको बेच नहीं सकता, उसके बाद वो चाहे तो उनको सेल कर सकता है। अब कंपनी एक्ट में जो इसका लिए प्रोविजन है वो हम समझते हैं। एज पर सेक्शन 237 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग or subsidiary company or companies if any which is give such director, officer or employees to benefit or right to purchase or subscribe for the share of the company at the future date at predetermined price। तो सेक्शन 237 में अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर को या ऑफिसर्स को इस टाइप के शेयर जो है पर्टिकुलर फिक्स रेट पे, प्रीडिटरमाइंड रेट पे और पर्टिकुलर जो उसकी डेट है, फ्यूचर डेट, उस पर परचेस करने का जो ऑफर किया जाता है वो कहलाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये समझा हमने। अब इसमें हम समझने जा रहे हैं एक जो एस्क्रो अकाउंट होता है। अभी हमने जो समझे थे यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें जो लास्ट यूज आया था फॉर बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है कि कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदना चाहे, तो जब भी कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है तो उसमें विद इन स्पेसिफिक टाइम उनको, शेयर होल्डर को वो पैसा देना होता है और उनसे शेयर वापस खरीदने होते हैं। तो कंपनी इस के लिए जो भी टाइम पीरियड लेती है उस विद इन टाइम पीरियड में कंपनी को उनका पैसा देना होता है। तो जो शेयर होल्डर कंपनी को शेयर अपने वापस दे रहे हैं, तो उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी ने डिसाइड की है वो अगर फुलफिल नहीं करती, तो उसकी गारंटी के लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट, जब तक कि बाईबैक ऑफ शेयर पूरा नहीं हो जाता, स्टार्ट करने से एंड के बीच का जो भी पीरियड है उस पीरियड में पूरा नहीं हो जाता, तब तक एक गारंटी का अमाउंट
एक थर्ड पार्टी को यानी कि किसी बैंक को जमा कराना होता है तो वहाँ पे एक अकाउंट ओपन कराना होता है, उसी को एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। तो कंपनी ने जो भी कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट कंपनी पूरा कर लेती है तो फिर उस पैसे को वो यूज़ कर सकती है, बाकी उतने टाइम के लिए वो पैसा फ्रीज रहता है यानी कि ब्लॉक रहता है, कंपनी उसको यूज़ नहीं कर सकती। और अगर कंपनी ने वो जो कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो उसमें जो पैसे हैं वो जो है जब्त हो जाते हैं, फॉरफिट हो जाते हैं। तो इसको हम समझने जा रहे हैं। Escrow means money and securities deposited to third party as a guarantee under the contract under predetermined condition have been fulfilled। यानी कि एस्क्रो का मतलब है वो पैसा या कोई सिक्योरिटी या कोई डिपॉजिट किसी थर्ड पार्टी के पास एज ए गारंटी पड़ा हुआ है जब तक कि वो प्री डिटरमाइन जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए गारंटी के रूप में वो पैसा पड़ा हुआ है। अब सेबी की जो गाइडलाइन है वो समझते हैं। एज पर गाइडलाइन ऑफ द सेबी, कंपनी हु इज एक्वायर इट्स शेयर अंडर द स्कीम ऑफ बायबैक इज रिक्वायर्ड टू ओपन बैंक अकाउंट नेम एस्क्रो अकाउंट। जो कंपनी अपने शेयर को वापस खरीदना चाहती है यानी कि बायबैक करना चाहती है शेयर का, तो उसको एक बैंक में एस्क्रो अकाउंट ओपन कराना होता है। और इसमें ये चीज़ इंक्लूड हो सकती है कैश डिपॉजिट, जो कैश बैंक में किसी कंपनी बैंक के पास पड़ा हुआ है कंपनी का बैंक अकाउंट में, कमर्शियल बैंक के अकाउंट में वो पैसा, या बैंक गारंटी इशूड इन फेवर ऑफ एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। बैंक गारंटी जो है बैंक टू बैंक जो इशू होती है वो गारंटी के पेपर, या फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटीज विथ अप्रोप्रिएट मार्जिन, या किसी दूसरी कंपनी के शेयर या कंपनी की कोई सिक्योरिटी जो है वो तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। यानी कि कंपनी कैश पैसा जो उसके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो भी रख सकती है एस्क्रो अकाउंट में, या बैंक गारंटी रख सकती है, या सिक्योरिटीज या दूसरी कंपनी के शेयर जो है वो रख सकती है। और फोर्थ में है इन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 1 सेकेंड, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ पैसा कैश और कुछ गारंटी। तो ये जो है एक एस्क्रो अकाउंट में जमा हो जाता है और कंपनी उसको यूज़ नहीं कर सकती जब तक कि वो जो बायबैक पूरा नहीं हो जाता। बायबैक पूरा नहीं होने तक वो पैसा उसी अकाउंट में फ्रीज रहेगा, ब्लॉक रहेगा। अब कितना पैसा रखना होता है वो हम समझते हैं। इफ द कंसिडरेशन पेबल अंडर द ओपन ऑफर बायबैक इज नॉट एक्सेस देन 100 करोड़, then the amount we deposit in escrow account will be 25% of the consideration। यानी कि जितना बायबैक करने जा रही है कंपनी, अगर उसकी वैल्यू 100 करोड़ से कम है तो कंपनी को 25% उसका कराना होता है। जैसे मान लो कंपनी 10 करोड़ के शेयर का बायबैक कर रही है तो उसका 25% यानी कि 2.5 करोड़ उसको जमा कराने होंगे। 20 करोड़ कर रही है तो 5 करोड़ उसको जमा कराने होंगे। तो 25% 100 करोड़ तक। और 100 करोड़ से अगर ज़्यादा का बायबैक है तो 100 करोड़ से ऊपर जो अमाउंट है उसका 10% जो है वो बैंक में और एक्स्ट्रा डिपॉजिट कराना होता है। यानी कि 100 करोड़ तक तो 25% यानी कि 25 करोड़ कंपनी को जमा कराने। लेकिन मान लो बायबैक है 110 करोड़ का, तो 100 करोड़ तक तो 25% यानी कि 25 करोड़ हो गया, और एक्स्ट्रा जो 10 करोड़ है उस पर 10% यानी कि उसका 1 करोड़, यानी कि उसको 26 करोड़ कंपनी को जमा कराने होंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है द मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिटेड इन एस्क्रो अकाउंट विल बी released with the prior permission of SEBI after completing buyback। ये पैसा तभी फ्री होगा, रिलीज तभी होगा जब बायबैक कंपनी पूरा कर लेती है और सेबी की प्रायर परमिशन लेकर ही वो पैसा यूज़ कर सकती है। और इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस, अगर कंपनी ऐसा पूरा नहीं कर पाती तो ये पैसा फॉरफिट किया जा सकता है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में। तो ये समझा हमने थ्योरी पार्ट। थैंक यू।